हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वैसे तो एकदम बढ़िया हो गए, है ना? बढ़िया हो ना? कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या पढ़ना है आज? ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ हम क्या करेंगे? सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना? और इसके कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। अंडरस्टैंड? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ब्लड, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है ब्लड। ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? पहली चीज, ब्लड इज अ फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है? रेड कलर का फ्लूइड है ना? इतना तो कॉमन सी बात है कि ब्लड कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, वो सारी चीजें तो आपको पता है कि ब्लड क्या है, कैसा दिखता है ना। लेकिन हम उसकी ब्रीफ स्टडी करेंगे, है ना? और जब हम ब्रीफ स्टडी करते हैं किसकी? ब्लड की, तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। क्या करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी, ठीक है? हेमाटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? स्टडी ऑफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है? जहां हम स्टडी करते हैं किसकी? ब्लड की, उसको क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। क्लियर है? और ये किसकी ब्रांच है? पैथोलॉजी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? हेमाटोलॉजी इज अ ब्रांच किसकी? पैथोलॉजी। इट्स अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। क्लियर है? पैथोलॉजी की वो ब्रांच जहां पे हम स्टडी करते हैं ब्लड की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? अब इस ब्लड की खोज किसने की है ना? यह भी जानना जरूरी है कि ब्लड की खोज किसने की है। भाई ब्लड आया तो कहां से आया, है ना? ऐसे तो नहीं आसमान से आ गया, है ना? ऐसा नहीं है ना? तो ब्लड की खोज किसने की? सबसे पहले वो चीज देखनी है हमें। तो ब्लड की खोज किसने की? विलियम हैवन ने, ठीक है? ब्लड की खोज किसने की? विलियम हैवन ने, ठीक है? यह हो गई आपकी ब्लड की खोज। बट अगर हम बात करें कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की खोज किसने की? क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसका? सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड का। अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसका? ब्लड का। तो इसकी खोज किसने की थी? बताओ, किसने की थी? बोलो जल्दी। किसने की थी इसकी खोज? बताओ जल्दी। विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने, ठीक है? किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है? विलियम हैवन और विलियम हार्वे। विलियम हैवन जो थे वो क्या किए? ब्लड की खोज किए, ठीक है? जिसको हमने हेमाटोलॉजी का नाम दिया था, ठीक है? और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ब्लड का, उसकी खोज किसने की थी या उसकी डिस्कवरी किसने की थी, है ना? किसकी? ब्लड की या सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी हुई थी, उसको एक ने की थी विलियम हार्वे और एक ने विलियम हैवन ने, ठीक है? क्लियर है इतना? ये हो गई बात ब्लड की। अब ब्लड क्या है? ये एक लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड इज अ लिक्विड बोल सकते हैं, है ना? लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना? इसका मतलब क्या है? जो ब्लड है वो क्या करता है?
टिश्यू जो है आपके बॉडी के अंदर, उन दोनों को, टिश्यूज को, है ना, बेसिकली टिश्यू को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। क्लियर है? ये जो हो गया पॉइंट, इसमें हमने बताया कि जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई डाउट है? अब इसको फिर से समझ लो एक बार। ब्लड क्या है? ब्लड की स्टडी, सबसे पहले स्टडी ऑफ ब्लड इज हेमेटोलॉजी, या हेमेटोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, जहां हम ब्लड के बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं, दैट इज अंडर इन द हेमेटोलॉजी। ठीक है, और ये जो हेमेटोलॉजी है बेटा, ये आपका पैथोलॉजी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? पैथोलॉजी की ब्रांच है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है कि अब ये ब्लड आया कहां से था? तो ब्लड की डिस्कवरी जो की थी वो विलियम हेवन ने की थी, और जो साइंटिफिक स्टडी की थी ब्लड की, ब्लड सर्कुलेशन की, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो ब्लड है उसकी जो खोज की थी, वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। क्लियर है? इसमें डाउट नहीं रखना, इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ब्लड इज अ लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है वो एक तरह का लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, समझ रहे हो? फिर लास्ट पॉइंट है कि ये कैसा सॉल्यूशन है। ठीक है, ब्लड कैसा सॉल्यूशन है? तो इट इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एज अ फॉर्म ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात? ये हो गई आपकी ब्लड की बेसिक बातें। ठीक है, क्योंकि आप जब तक ब्लड का बेसिक नहीं जानोगे कि ब्लड होता क्या है, कहां से आया, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से तरह का होता है ना, जब ये सारी चीजें बेसिकली नहीं जानोगे तो एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो दैट इज द मेन रीजन कि आपको मैं आज बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखेंगे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ब्लड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ब्लड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, है ना, कि ब्लड में और क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि ब्लड का पीएच कितना होता है। क्या? पीएच। पीएच जानते हो? पीएच पेपर आता है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी मैटर का क्या करेंगे हम, आप पीएच अगर देखना चाहते हैं तो उस पेपर को क्या करेंगे, उस पेपर की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, उस पेपर को आप डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसके कलर के हिसाब से, ठीक है, उसकी वेव को डिफाइन करेंगे कि नहीं भाई इसका पीएच इतना है। ठीक है, पहली चीज हो गई पीएच। दूसरा हो गया इसका टेम्परेचर। इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? टेम्परेचर देखेंगे बेटा। तीसरा वॉल्यूम, क्या देखेंगे? वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, चौथा स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। और इसमें क्या देखेंगे? विस्कोसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब कितना ज्यादा विस्कस है ब्लड, है ना, कितना ज्यादा विस्कस होता है, उसको हम विस्कोसिटी का नाम देंगे। ठीक है, विस्कोसिटी के बाद हम देखेंगे ऑस्मोलैरिटी। क्या? ऑस्मोलैरिटी। क्या? ऑस्मोलैरिटी। ये सारे पॉइंट्स किसमें हम डिस्कस करेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली प्रेजेंट होती हैं, जिनके बारे में अब हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो जो ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है वो 7.545, कितना?
7.45। कितना होता है? 7.45। ठीक है। अगर हम कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेसिफिक, अगर आपको टिक मार्क में आ जाए कि नहीं, क्योंकि वैल्यूज का डेरिवेशन हो सकता है ना, चेंजेस हो सकते हैं, तो बेसिकली आपको वन वर्ड में अगर टिक करना हो तो 7.5 कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका पीएच। टेम्परेचर कितना होता है आपके बॉडी, मतलब आपके ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा, कितना, जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा उससे 1 फ़ारेनहाइट ज्यादा होगा। ठीक है, किसका टेम्परेचर? ब्लड का टेम्परेचर। ब्लड का टेम्परेचर जो होगा, जो आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के 1 फ़ारेनहाइट ज्यादा रहेगा। अंडरस्टैंड? तो अप्रोक्सीमेटली 99 पॉइंट, ये फ़ारेनहाइट में लिख दिया मैंने। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा? 99 फ़ारेनहाइट। ये हो गया आपका टेम्परेचर की बात। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम में क्या होता है बेटा? जो मेल होता है और फीमेल है ना, दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की जब हम बात करेंगे तो क्या होता है? जो मेल में ब्लड का लेवल रहता है, लेवल का मतलब वॉल्यूम रहता है, ब्लड जो है वो मेल में जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फीमेल। इफ अगर हम बात करें फीमेल से अगर हम कंपैरिजन करें तो जो वॉल्यूम किसका रहेगा? मेल का, वो ज्यादा रहेगा फीमेल से। समझ रहे हो? तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ मेल कितना रहेगा और फीमेल कितना रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? अब जो वॉल्यूम ऑफ मेल रहेगा वो बेसिकली 4.5, ठीक है, से 6 पॉइंट तक रहेगा। कितना? 4.5 से लेके 6.5 तक ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो ये रहेगा, सपोज कर सकते हैं 4.5 से लेके 5.5 तक रहेगा। क्लियर है? ये बेसिकली आपका कितना है? वॉल्यूम मेल और फीमेल का। इसकी एसआई यूनिट होती है लीटर। क्लियर है? कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहेगा मेल और फीमेल में, ये हो गई आपकी वॉल्यूम की बात। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, वो भी पॉइंट इसी में डिस्कस करूंगा कि कितना एक यूनिट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रहता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो जो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.060 मोल होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1.060। ठीक है, ये इतनी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी की, कि कितना विस्कस होता है, कितना विस्कस होता है। अगर हम बात करें विस्कोसिटी की तो कितना विस्कस होता है, अगर हम कंपैरिजन यही करें किससे? इसको वाटर से। किससे करेंगे? वाटर से। अगर हम इसका कंपैरिजन वाटर से करें, इसकी विस्कोसिटी किससे नापे? वाटर से नापे बेटा, तो वो मोर देन 5, मतलब 5 गुना, कितना? मोर देन 5। ठीक है, मोर देन 5 ज्यादा होगी पानी से, पानी से 5 गुना ज्यादा होगी, ज्यादा विस्कस होता है आपका ब्लड। ठीक है, ये आपकी विस्कोसिटी की बात हो गई। तो जो ऑस्मोलैरिटी होती है, क्या ऑस्मोलैरिटी होती है, वो बेसिकली 2.94 मिली मोल पर LTR। ठीक है, ये आपकी SI यूनिट मैंने लिख दी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, बोलो। LTR है, ठीक है, ये लीटर। ठीक है,
समझ रहे हो? ये लीटर है। हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ब्लड के पढ़ा कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो इसको मैं रेड मार्क किए दे रहा हूं, ठीक है बेटा, कि ब्लड का पीएच कितना होता है। अगर ये टिक मार्क में आता है तो अप्रोक्सीमेटली इतना लिखेंगे, ठीक है, इतना आ रहा है तो आप टिक कर देंगे, ठीक है, 7.5, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा, सॉरी, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 1 फ़ारेनहाइट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? तीसरे पॉइंट पे हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बॉडी में वॉल्यूम कितना होता है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जो मेल बॉडी में ब्लड होता है वो एज कंपेयर टू फीमेल बॉडी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और जो मेल में होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 6.5 तक रहता है। ये कहीं कहीं वॉल्यूम मतलब जो वैल्यूज है ये कहीं कहीं बुक्स में चेंज मिल सकती है, कहीं 5.5 टू 6.5 लिखा होगा, ठीक है, कहीं 4.52 या 5.6 लिखा हो, 5.5 लिखा हो, है ना। तो ये वैल्यूज का डिस्टरबेंस थोड़ा बहुत बुक्स में आ सकता है ना, वेरी करता है कैसी बुक्स है कैसी नहीं है ना। बुक्स में सब में रहता है बट ये माइनर सा डिफरेंस आ सकता है 0.1 समथिंग का, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो बेसिकली 1.060 आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कितने में आपका ब्लड मतलब सेटल डाउन हो रहा है, समझ रहे हैं? ग्रेविटेशनल पढ़ा है, ठीक है, वही है ये, ठीक है। विस्कोसिटी जब हम बात करेंगे विस्कोसिटी की बेटा, तो ये विस्कोसिटी मतलब ये है कि कितना विस्कस है आपका ब्लड, समझ रहे हो? कितना विस्कस है आपका ब्लड। अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं किससे बेटा, वाटर से कंपैरिजन करेंगे तो वो मोर देन 5, ठीक है, मोर देन 5, ये मल्टीप्लाई का साइन जो लिख दिया है मैंने ये वही है, ठीक है, मोर देन, ठीक है, 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा होता है, ठीक है, मोर विस्कस होता है किससे, 5 गुना ज्यादा, ठीक है। ये मैंने जो 5 गुना लिखा है ना 5 टाइम्स मींस 5 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। बात हम करें अगर ऑस्मोलैरिटी की कि कितना ऑस्मोलैरिटी होता है किसका, ब्लड का, तो बेसिकली जो ऑस्मोलैरिटी होती है ब्लड की वो 2.94 मिलीमोल पर लीटर होता है। ये बेसिकली आपका ऑस्मोलैरिटी के बारे में था। इसमें कोई डिस्टरबेंस हो या इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, ठीक है, क्लियर है। चेंज करूं स्लाइड। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि आपके बॉडी का मतलब कितना जो बॉडी है आपकी उस बॉडी के अंदर कितना ब्लड अवेलेबल रहता है ना। बॉडी है हमारी, बॉडी में कितना ब्लड अवेलेबल है ये तो जरूर, ब्लड अवेलेबल का मतलब अकॉर्डिंग टू बॉडी, है ना, अकॉर्डिंग टू बॉडी, बॉडी मतलब समझ रहे हो, बॉडी मतलब होल बॉडी, एक इंसान की बॉडी वो वैरी करती है कि कितना साइज का बॉडी है, मतलब कितना उसका लेंथ है, कितना ब्रेड्थ है, कितना हाइट है, कितना फैट है ना, वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन बॉडी कैसी है उसकी। तो एक जो ह्यूमन बॉडी का वेट रहेगा उसमें 80 ml पर केजी, 80 ml पर केजी, 80 ml पर केजी उसके वेट का जितना रहेगा उसमें से 80 ml पर केजी के हिसाब से आपका एक एडल्ट में ब्लड का अवेलेबिलिटी रहता है। क्लियर है? ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा ये है कि जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो फ्लूइड में जो बॉडी वेट होता है वो टोटल का कितना परसेंट रहता है, तो 70 to 80%, कितना, 70 to 80%। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। चेंज करें स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे क्या, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड में होता क्या क्या है ना, ये भी पढ़ना है कि ब्लड के अंदर होता क्या है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड बात करते हैं, अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड,
कि ब्लड के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या रहता है। तो इस ब्लड में कुछ आइडिया है किसी को कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या रहता है? बोलो 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 बोलो। ना 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 ना, देखो कंपोजिशन का मतलब यह है कि जो ब्लड है वो किससे किससे मिलकर बना है ना, दैट इज अंडर इन द कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, है ना, क्या क्या चीजें मौजूद हैं, है ना। तो उसमें एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सेलुलर पार्ट। अब हम देखेंगे कंपोजिशन, ठीक है। इसको हमने दो तरह में डिवाइड किया, कितने में, यही फ्लो चार्ट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पहला लिक्विड या वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, और एक सेलुलर पार्ट, ठीक है। इसको दो तरह में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, लिक्विड पार्ट और सेलुलर पार्ट। 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको बॉक्स में कर देते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। लिक्विड पार्ट और ये हो गया आपका सेलुलर पार्ट, ठीक है। सेलुलर पार्ट, लिक्विड पार्ट का मतलब जिसमें कि वाटर्स को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका लिक्विड पार्ट होता है वो बेसिकली आपका 55% होता है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? प्लाज्मा का कंटेंट जो होता है वो बेसिकली 55% होता है और जो बचा सेलुलर पार्ट है वो बेसिकली आपका 45% होता है। इतने में कोई डाउट है? अब ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर भी कंटेंट्स हैं, वो भी अब हम डिस्कस कर, इसी फ्लो चार्ट में हमको सारा चीजें डिस्कस करना है, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या क्या होता है, कुछ आइडिया बताओ। हाँ बोलो बोलो। देखो इसको हमने 3 तरह में डिवाइड करना है, कितने में? नहीं भाई सुनो, इसको हमने 3 तरह में डिवाइड करना है, ठीक है। लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट या इसको बोल सकते हैं वाटर। क्या बता रहे थे तुम? नहीं नहीं, ये बात की बात आती है, ठीक है, वो सेलुलर पार्ट में है, ठीक है। ये हो गया लिक्विड पार्ट और इसके अंदर कुल प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं। क्या होती हैं बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अदर सब्सटेंस होते हैं। क्लियर है? अब बताओ जो हमारा प्लाज्मा है उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी? जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसको भी बॉक्स पे कर देते हैं, ठीक है, इसी बॉक्स पे करें। ये हो गया आपका लिक्विड पार्ट, ये हो गया आपका कौन सा? प्लाज्मा प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका जो बचा कुचा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लिक्विड पार्ट है, क्या जो हमारा लिक्विड पार्ट है वो बेसिकली कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो लिक्विड पार्ट है आपका वो 92% होता है। कितना? 92% होता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट आपका बेसिकली 92% होता है। तो जो बचा कुचा पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है इन दोनों का, वो 7.1 to 7.5 अप्रॉक्स मान सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, बेसिकली आपका बचा हुआ पार्ट है जिसमें कि प्लाज्मा प्रोटीन और अदर सब्सटेंस आ गए बेटा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ डाउट हो किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से इस पे पूछ सकता है।
बोलो 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 बोलो। अब देखो, ठीक है, यही एक चार्ट और बनाते हैं। क्या? एक चार्ट और बनाते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है, यहां पे 3 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। कितनी तरह की बेटा? 3 तरह की, ठीक है। कौन कौन सी बताओ, किसी को आइडिया? कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, या इसको हम बोल सकते हैं फाइब्रिनोजन, जो कि आपका क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है, ठीक है बेटा। क्लियर है? कौन कौन सी प्रोटीन्स हो गई? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, ठीक है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि ये जो एल्ब्यूमिन है, जो ग्लोबुलिन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है, इसकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। अब हम उसकी बात करेंगे। तो जो एल्ब्यूमिन होता है, जो एल्ब्यूमिन होता है वो हाइयर प्रेजेंट होता है। कितना? हाइयर, हाइयर प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। सपोज करो कि अगर 5% टोटल का 100% है, टोटल हमने माना एक एग्जांपल 100% है ना, एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। सपोज करो एक एग्जांपल लिया हमने, टोटल 100% है, ठीक है। 100% में हम ये समझ रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो एल्ब्यूमिन का रेशियो होता है वो एज कंपेयर टू ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, वो जो बचा हुआ वैल्यू है जो वेरीज कर रहा है इसके बाद, ठीक है, वो किसके अंडर में आएगा? ग्लोबुलिन या प्रोथ्रोम्बिन, या जिसको हमने फाइब्रिनोजन का नाम दिया है, जो कि एज अ फॉर्म ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आपका काम करता है। क्लियर है? इस पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बोलो 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 बोलो। अब यही ये जो ग्लोबुलिन है, जो ये ग्लोबुलिन है, अब इसको हम फिर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। अब ये ग्लोबुलिन को हम डिवाइड करेंगे कि ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो बेसिकली कितने तरह की होती है ना। बॉडी के अंदर ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो बेसिकली कितने तरह की होती है, यहां पे जगह नहीं है ना, बट इसी पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, दिख रहा है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन है अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है, और एक गामा ग्लोबुलिन। अब गामा कहां लिखूं भाई मैं? तो गामा भी यहां लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? GLOBLIN, गामा, ठीक है। ये इसी का पार्ट है, ठीक है। जितना मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है ना, ये इसी का पार्ट है, इसको रेड मार्क कर लो, ठीक है, ऐसा करके। हाँ बेटा, ये दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो ग्लोबुलिन है, सॉरी जस्ट वेट, ठीक है, शेप, ठीक है, ये जितना मैंने इस डिब्बे में भर दिया है, ठीक है, जितना मैंने इस डिब्बे में भर दिया है और जितना मैंने इस डिब्बे में भर दिया है, ठीक है, ये आपका किसके अंडर में आएगा? ग्लोबुलिन के अंडर में आएगा, ठीक है। क्लियर है? अभी इसका परसेंटेज भी हमें लिखना है ना, कि कितना परसेंट में, कितना परसेंट में ये क्या होता है? रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अल्फा ग्लोबुलिन की, तो वो बेसिकली 2.7% रहता है। कितना? 2.7%, 2.7%। ये आपका क्या हो गया? अल्फा ग्लोबुलिन हो गया। अल्फा ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है या जो परसेंटेज होता है आपके
ब्लड के अंदर वो कितना रहता है 2.7%। अब बचा क्या हमारा बीटा और गामा ग्लोबुलिन। तो जो गामा और बीटा ग्लोबुलिन होता है वो बेसिकली हमारा 4.2 to 4.3% रहता है, दोनों मिला के 4.2 to 4.3% रहता है। ये दोनों है, ठीक है बेटा। ये अल्फा, ये बीटा और ग्लोबुलिन, बीटा और गामा दोनों का रेशियो है, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है। ये मैंने इस पे मेंशन कर दिया, इस साइड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस पे लिख दिया है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी लिक्विड पार्ट की बेटा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, जो लिक्विड कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, ब्लड के कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि दो पार्ट में ब्लड के कंपोजिशन में हमने ब्लड को दो तरह में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला पार्ट हो गया आपका लिक्विड वाला जिसको हमने प्लाज्मा बोला है। वो प्लाज्मा कितना परसेंट में मतलब प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली वो 55% प्रेजेंट होता है। और जो सेलुलर पार्ट होता है वो कितना परसेंट, 45% होता है बेटा। जो हमारा लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है उसको हमने फिर फर्दर डिवाइड किया है तीन तरह में। प्लाज्मा के कंटेंट बेसिकली तीन तरह में है, कौन कौन से, लिक्विड पार्ट एक हमने बोला है ना, जो लिक्विड पार्ट है एज अ वाटर बोल सकते हैं उसको, जो कि 92% होता है। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। तीसरा पार्ट जो है वो अदर सब्सटेंस हो जाते हैं। तो अदर सब्सटेंस जो है वो बेसिकली 0.something अगर हम बात करें तो 0.7% के समथिंग अप्रोक्सीमेटली रहते हैं। ये क्लियर है, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब बात करें ये तीनों पॉइंट्स की, तो लास्ट में हम फिर अब इसके जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, कि प्लाज्मा प्रोटीन को भी डेराइव्ड करेंगे हम कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो कितने तरह की प्रेजेंट होती है, किसके अंदर बेटा, ब्लड के अंदर। क्लियर है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है बेटा वो तीन तरह की प्रेजेंट होती है। कितनी तरह की, तीन तरह की प्रेजेंट होती है, ठीक है। पहली एल्बुमिन, दूसरी ग्लोबुलिन, तीसरी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जिसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन है उसका रेशियो हमें देखना है कि कितना होता है ना, कितना होता है, कितने परसेंट में प्रोड्यूस होता है या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इफ वी कंपैरिजन विद ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, अगर हम फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन या ग्लोबुलिन से कंपैरिजन करें एल्बुमिन की, तो उसका जो रेशियो होता है एज कंपेयर टू दीज क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है। अब जो ये हमारे तीनों प्रोटीन्स हैं, इन तीनों प्रोटीन्स में जो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है आपके ब्लड में, इस ग्लोबुलिन प्रोटीन के भी तीन टाइप है। कितने, तीन टाइप है, समझ रहे हो। अब ये तीन टाइप कौन से हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, एक अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरा बीटा ग्लोबुलिन एंड तीसरा गामा ग्लोबुलिन। ये तीन तरह के प्रोटीन्स क्या हैं, प्रेजेंट होते हैं, टाइप्स प्रेजेंट होते हैं ग्लोबुलिन के, ठीक है। ग्लोबुलिन इज अ बेसिकली प्रोटीन, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स ग्लोबुलिन के जो टाइप्स हैं, अब ये हमें देखना है कि ये जो प्रोटीन के टाइप्स हैं वो कितने परसेंट में आपके ब्लड में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो अल्फा ग्लोबुलिन है वो बेसिकली आपका 2.7% क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर। हमने अच्छा एक चीज और ध्यान देना, हमने क्या करना है, इसका टोटल 100% किया है, ठीक है। इसका टोटल 100% माना है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है हमने सपोज किया है ये 100% में है, ठीक है। अब इस 100% से हमने ये डिराइव कर दिया है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जो बीटा और गामा ग्लोबुलिन है, अब अगर हम बात करें बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन की बेटा, तो ये जो बीटा और गामा ग्लोबुलिन है ये वेरी दोनों क्या करेगा, 4.2 to 4.3% प्रेजेंट होता है आपके ह्यूमन ब्लड के अंदर। क्लियर है इतना। ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट, 4.2 to 4.3% बेसिकली आपका ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब इसमें कोई दिक्कत, किसी को बेटा कोई दिक्कत, वरना फिर हम बात करें सेलुलर पार्ट की, ठीक है।
क्या बात करेंगे? सेलुलर पार्ट की। अब हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इस स्लाइड को चेंज करके नई स्लाइड पे आते हैं, क्योंकि इस पे आएगा नहीं बेटा, है ना, हमको पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट में पढ़ना है, इसी पे क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे बेटा तो आपको इजी वे में क्वेश्चन करने में आसानी होगी, मतलब जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इजी वे में आप उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। जो चीजें डिस्कस की हैं बेसिकली आपके एग्जाम्स में आती हैं, है ना, वो चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं, ठीक है, बेसिक। अब हम बात करते हैं सेलुलर पार्ट की, ठीक है, क्या? सेलुलर पार्ट, ठीक। अच्छा 2 मिनट, ये दिख नहीं रहा है, इसको चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका, है ना। सेलुलर पार्ट कितना परसेंट था बेटा? 45%, क्लियर है। अब ये जो 45% हमारा है, अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, जस्ट वेट। ये जो हमारा 45% सेलुलर पार्ट है, अब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो सेलुलर पार्ट है इसके अंदर क्या क्या आता है ना। सेलुलर पार्ट मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहां पे सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो बेसिकली जो सेलुलर पार्ट है इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है बेटा, वो कौन कौन सी हैं? ये 3 तरह में हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 1 2 3। पहली सेल आर बी सी, दूसरी सेल बेटा डब्ल्यू बी सी, तीसरी सेल बेटा पी एल टी या प्लेटलेट, पी एल ए टी ई एल ई टी एस, ठीक है, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है। कौन कौन सी हुई? आर बी सी, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, प्लेटलेट, क्लियर है, इस पे कोई डाउट है? अब आरबीसी को हमने क्या बोला है? आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, क्या? इरिथ्रोसाइट। अब हम बात करेंगे आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रो, ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई डाउट है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी होती हैं बेटा, वो आपके बॉडी में डिफेंस का काम करती हैं, ठीक है। डिफेंस मतलब आपके बॉडी को बचा के रखना, है ना, उसका काम, मतलब वो किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का काम है, क्लियर है। प्रोटेक्शन, आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देना या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो आपके बॉडी का होता है वो डब्ल्यूबीसी की सेल्स करती हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम में होती हैं, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है और प्लेटलेट है, अब इसका हम परसेंटेज देखेंगे, ठीक है, कि कितना परसेंट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 99% आपका आरबीसी प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट? अब बताओ, कुछ आइडिया बताओ कि 99% अगर ये प्रेजेंट है तो बचा क्या 1% में? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। बचा हुआ जो 1% है वो डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट है। अब जो आरबीसी का काम है ये भी जान लो यहीं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन को और ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, ठीक है, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। ये बेसिकली किसका काम है? आरबीसी का, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? अब बात करते हैं जो हमारा डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी है वो क्या है बताओ जरा, डब्ल्यूबीसी का कुछ बताओ। डब्ल्यूबीसी क्या, कुछ फंक्शंस बताओ इसके, बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो।
आपका बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन आता है, क्या बेटा, कोई इन्फेक्शन आया आपके बॉडी में, वो कोई भी हो सकता है, वायरुसाइडल, फंगिसाइडल, ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल, पैरासिटिक, किसी भी तरह का अगर आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया तो ये आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा बेटा। और जो WBCs की सेल हैं या जिसको इम्यूनोग्लोबिन हमने बोला है, उसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। ठीक है, फॉर किसके लिए? डिफेंस के लिए। किसके लिए बेटा? डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए। ठीक है, आपकी बॉडी को डिफेंस करने के लिए। ठीक है, और जो ये प्लेटलेट है, ये इधर लिखे दे रहा हूं, ठीक है बेटा, ये बेसिकली आपका क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करती हैं। क्या? क्लॉटिंग फैक्टर्स में हेल्प करती हैं। ठीक है, आपके कहीं बॉडी में कोई इंजरी हो गई, उस इंजरी टिश्यू, उस टिश्यू जो इंजर्ड टिश्यू है, उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? आपका थ्रोम्बोसाइट करता है। ठीक है, एज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये। ठीक है, जो सेलुलर पार्ट है बेटा, जो कि 45% था, 45% में हमने डिवाइड किया है 3 तरह में। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बेटा। और जो आरबीसी है उसका दूसरा नाम हमने दिया है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी जो है उसका नाम हमने दिया है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट जो है उसको नाम हमने दिया है थ्रोम्बोसाइट। क्लियर है बेटा? अब इसी आरबीसी का हम परसेंटेज अगर देखें तो बेसिकली 99% आरबीसीज आपकी प्रेजेंट होती हैं आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, अब जो ये आरबीसी 99% प्रेजेंट हैं, ये क्या काम, इस आरबीसी का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में लेके आना, यही काम आपके आरबीसी का है बेटा। ठीक है, जो WBC है उसका काम ये है आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का। कोई भी इंफेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, वायरोसाइडल, पैरासिटिक, किसी भी तरह का बॉडी के अंदर अगर इंफेक्शन क्रिएट होता है तो क्या करता है? आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून रिस्पॉन्स करता है, और जो आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, उनको क्या करता है? वो रिलीज करता है फॉर डिफेंस करने के लिए। तीसरा अगर हम बात करें प्लेटलेट की या थ्रोम्बोसाइट की, तो वो एज अ फॉर्म ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है। क्लियर है? इस पे कोई डाउट है? इस पे कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम कल बात करेंगे, कल एक दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये बनता कहां से है, ये सेल्स कहां बनती हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स कहां होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।